यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, वो बल्कि एक प्रपोजल आया है इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, कि वो चाहते हैं कि इंडिया एक पीस मीटिंग यानी पीस समिट होल्ड करवाए इंडिया में। रशिया के द्वारा दोस्तों अपनी जो लेटेस्ट सबमरीन है अमूर 950 वो यहाँ पे भारत को ऑफर करी गई है। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे 50s में, बोगरा साहब, उन्होंने एक दफा कहा था कि हमें अगर अपने लोगों को भूखा भी मारना पड़ा तो हम भूखों मार देंगे, लेकिन डिफेंस वीक नहीं होगा। और भाई लोगों को जब भूखा मारोगे तो डिफेंस किसका करोगे? इस पर्टिकुलर सबमरीन के माध्यम से अगर भारत चाहता है तो पानी के अंदर से भी लगातार एक साथ 10 ब्रह्मोस मिसाइल्स को लॉन्च करने की क्षमता भी भारत के पास आ सकती है। और उसके असले में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मौजूद हैं, वो रॉकेट लॉन्चर्स उनके पास मौजूद है। कौन सा जदीद असला है? देखिए ज़ेलेंस्की की मैं आपको बात बताऊं, आप कुछ महीने पीछे चले जाइए तो यही ज़ेलेंस्की हिंदुस्तान के लिए बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। इवन के इनके मुल्क में हिंदुस्तान के लिए मीम बनना शुरू हो गए हुए थे। आज वो हिंदुस्तान को प्रपोजल दे रहे हैं, हिंदुस्तान का तरला मिन्नत कर रहे हैं। इसका जब लॉन्च होती है तो कुछ इस तरीके से नजर आती है। पानी के अंदर से मिसाइल यहाँ पे लॉन्च होती है, पहले वर्टिकल जाती है, उसके बाद ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है एंड देन जाकर के अपने दुश्मन को ये डिस्ट्रॉय करती है। उन्हें पता है कि दुनिया के बीच में अगर पीस का विजन को लेके चल रहा है, अगर दुनिया में कोई पीस करवा सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है, क्योंकि अमेरिका से भी ये जंग नहीं थम रही। पूरा मुल्क 77 साल में खुदा का खौफ करो रिवर्स में गए हो। पाकिस्तान जब बना हमने किसी का 1 रुपया नहीं देना था। पाकिस्तान में तो एक सियासी इशू है ना ये, कि लोगों को अगर आपने डराना है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं कहने, वो नहीं, वो अखंड भारत कर लेंगे अगर अच्छे ताल्लुकात हो गए। जो आपसे अलहदा हुए, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बेहतर है। हिंदुस्तान की सूरत हाल देख लो, जिसकी आबादी अल्लाह माफ करे गिने नहीं जाते वो। हमारे यहाँ क्या है, जो मैंने देखा, हमारा जो मेन स्ट्रीम जो हमारी डिस्कोर्स है वो यही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के फील्ड में इंडिया का मुकाबला करना है। कि अगर इंडिया के पास 4000 टैंक हैं तो फिर हम सोचते हैं अच्छा हमारे पास 2000 तो होने ही चाहिए। अगर उनके पास 2000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं तो हमारे पास 1000 तो होने ही चाहिए। हम ये नहीं देखते कि अगर वहाँ पे 24,000 लोग पीएचडी कर रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर स्टेम में हैं, साइंस टेक्नोलॉजी मैथ में हैं, तो हमारे यहाँ कितने हैं? तो पीएचडी के मैं फिगर्स कहीं देख रहा था कि हमारे यहाँ को 1500 लोग पीएचडी करते हैं। शायद वो अब तादाद थोड़ी सी बढ़ गई हो, 2000 हो गई हो। तो इंडिया के 24,000 और हमारे जो हैं 2000, तो आप देख लीजिए कि कितना फर्क। ये पीएचडी करने वाले बता रहे हैं जी, दैट्स राइट। तो इस तरह के जो मसाइल हैं हमारी, देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 300 की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें नहीं आती। हमारा कोई थिंक टैंक जो है ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं 200-300 पे भी आ जाता हो। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और हमने जो है सारा फोकस रखा डिफेंस पे। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे 50s में, बोगरा साहब, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि हमें अगर अपने लोगों को भूखा भी मारना पड़ा तो हम भूखों मार देंगे, लेकिन डिफेंस वीक नहीं होगा। और भाई लोगों को जब भूखा मारोगे तो डिफेंस किसका करोगे? तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जो अप्रोच रही है ना उसने हमें तबाह कर दिया है। शकील साहब, ये क्या भुट्टो साहब ने भी कहा था ना कि घास खाएंगे लेकिन एटम हम बनाएंगे। या दैट्स राइट। और उन्होंने तो 1000 साल तक जंग की भी बात की थी। भाई पाकिस्तान क्या इसलिए बनाया था कि हमने 1000 साल तक जंग लड़नी है, या आपने अपने अवाम को बेहतर जिंदगी देनी थी, उनको फैसिलिटीज देनी थी, उनको तालीम देनी थी, सेहत देनी थी? तो हमारे जो हैं मतलब ऐसे लोग जो वेस्ट से पढ़ के गए, बर्कले से, ऑक्सफोर्ड से, उनकी भी अप्रोच इसी तरह की रही कि हमने जनाब इंडिया को जो है ना नीचा दिखाना है और हम बड़े मार्शल लोग हैं, हम जंग में बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं, अब देखिए इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के लीडर्स, उन्होंने कभी इस तरह की जो है ना बेलिजरेंट स्टेटमेंट्स नहीं दी, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जैसी हमारे लीडर्स देते रहे हैं, हमारे साइंसदान देते रहे हैं। एक साइंसदान उठता है, वो कहता है जी हम 15 मिनट में इंडिया को मलियामेट कर सकते हैं। दूसरा कहता नहीं हम 10 मिनट में तबाह कर सकते हैं इंडिया को। एक कहता जी 5 मिनट में कर सकते हैं। यार ये क्या क्या है ये? क्या कभी इंडिया के किसी साइंसदान ने ऐसा बयान दिया कि हम चाइना को 15 मिनट में तबाह कर सकते हैं या पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं? ये साइंसदानों के करने की बात नहीं है। उनको तो जो असाइनमेंट दी जाए उस तक आप अपने आप को रखें, लिमिट रखें। तो इस तरह की जो बयानबाजी है सस्ती शोहरत के लिए, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, फॉर द कंट्री। आप क्या इमेज प्रोजेक्ट करते हैं अपने मुल्क का जब आप ऐसी बातें करते हैं?
कि आपका जो फोकस है वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है, नथिंग एल्स। आप जो पॉजिटिव चीजें हैं उनमें क्यों नहीं मुकाबला करते इंडिया का? तो शायद इस वजह से शकील साहब के कर नहीं सकते, अब बहुत पीछे रह गए। और क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि अगर आपने कहा कि ये बताना चाहिए था, मीडिया को जो है वो अपडेट करना चाहिए था, एजुकेट करना चाहिए था आवाम को कि ये हो रहा है, तो अगर ये बता देते तो आवाम को तो पता चल जाता कि वो कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ रह गए। तो हो सकता है कि छुपाने के लिए ही ना बताया गया हो कि फिर क्या करेंगे, सर्वाइवल भी नहीं, तो उससे है ना उनका। जी, उससे फिर ये देखिए ना मुल्क का कितना नुकसान हुआ कि आज हमारी इकोनॉमी जो है वो, बहुत सारे लोग कहेंगे जी कोलैप्स कर गई है या कोलैप्स कर रही है, कि हमें जो है कर्ज लेने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। आईएमएफ वाले कह रहे हैं जी अगर सऊदी अरेबिया और चाइना आपको रीशेड्यूल कर देते हैं डेट, तो फिर ही हम आपको कर्ज देंगे। यानी इतने इतने बुरे हालात हो गए हैं। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं जी हम इस्लाम का किला हैं, वी आर द फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, हम जनाब वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड, और इकोनॉमी की हमारी ये हालत हुई हुई है। तो ये जो हमारी जो है ना जो पॉलिसी हमने अपनाई इंडिया के साथ, मेरा ख्याल है कि इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया हमारी इस तबाही में। और हमारे बहुत सारे जो पेट्रियाटिक डिप्लोमेट्स कह लीजिए, इवन एकेडमिक्स कह लें, जर्नलिस्ट, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इस पॉलिसी ने हमें इस हाल तक पहुंचाया है। और वो कहते हैं नहीं 50s में 60s में हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी। वो भाई अच्छी थी तो फिर आप आईएमएफ में क्यों गए? 58 में पाकिस्तान पहली दफा आईएमएफ में गया, तो फिर 65 में ठीक है कुछ आप बेहतर कर रहे थे, लेकिन फिर 65 की जंग आपने छेड़ दी, जो गेन्स थी आपकी वो मलिया मेट हो गई। तो जंग जो है आपको एहसास नहीं है, आप आज भी ग्लोरीफाई करते हैं 65 की जंग को। बाकायदा जो है आप देखिए अखबारों के एडिशन छपते हैं, टीवी पे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें कभी ये नहीं कहा जाता कि यार हमारी इकोनॉमी को कितना धचका लगा उस जंग से। तो इन चीजों का जब तक आप तनकीदी जायजा नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कब तक छुपाएंगे? अब आप क्या आप छुपा पा रहे हैं कि इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है? जब इंडिया के वो मून लैंडिंग हुई थी तो अनपढ़ लोग भी पाकिस्तान में ये बात कर रहे थे कि देखो यार इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम कहाँ हैं। रिसेंटली रशिया ने अपने सबसे लेटेस्ट सबमरीन R950 भारत को देने का ऑफर दिया है। इस पर्टिकुलर सबमरीन के माध्यम से अगर भारत चाहे तो पानी के अंदर भी लगातार एक साथ 10 ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये उस सबमरीन का टॉप व्यू है जिसमें इस तरीके से ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और जहां पर जैसे कि आप देख पाएंगे 4 कंपार्टमेंट्स लेफ्ट और 4 कंपार्टमेंट्स राइट में है और दो उसके राइट लेफ्ट में है। इसके मतलब टोटल 12 कंपार्टमेंट्स है। और रशिया का ये कहना है कि इन 12 कंपार्टमेंट्स में हम ब्रह्मोस मिसाइल को रख पाएंगे और पानी के अंदर से ही हम मिसाइल को लॉन्च भी कर पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी यूक्रेन विजिट करके आए और हमने देखा जेलेंस्की भी भारत से एक पीस समिट होस्ट करने को कह रहा है, जिसके माध्यम से रशिया यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने की बात की जाएगी। यानी एक तरफ रशिया जो भारत को डिफेंस में मदद कर रहा है, वही दूसरी तरफ यूक्रेन जो भारत से मदद की भीख मांग रहा है। अब भारत एक ऐसे पोजीशन पर आ चुका है जिसके ज़रूरत सभी देशों को है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को है। लेकिन पाकिस्तान के उल्टे सीधे हरकतों के लिए भारत कोई मदद नहीं करना चाहता है।